ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है? नॉर्मल वेट से ज़्यादा वेट होना, उसको ओबेसिटी बोलते हैं। बिल्कुल नॉर्मल वेट से। और बीएमआई भी अगर वो उसके हैं स्केल्स हैं उसको मीन के मेयर करने के। किसी भी ओबेसिटी का मीन के डिफाइन हम कर सकते हैं कि नॉर्मल वेट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो हमारा वेट होना चाहिए हमारी हाइट के मुताबिक, अगर वो नहीं है तो हम ओबीस या ओवर वेट कैटेगरी में, या उससे कम है तो हम अंडर वेट के उसमें आते हैं। तो ओबेसिटी को सबसे जो इसकी सबसे बड़ी वजह रीजंस हैं आप लोग भी जानते हैं, उसमें आपका लाइफस्टाइल है, ईटिंग पैटर्न है, आप लोगों का जो है एटीट्यूड है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं। और इसके अलावा सबसे अगर हम फैमिलीज में फीमेल में देखें तो सबसे जो बड़ी वजह है वो निबलिंग है। मीन के खाना चखने तक जो है ना वो काफ़ी, कल जो पेशेंट थी वो भी यही कहती थी कि मेरी लेबर है वहाँ तो मैं खाना अक्सर बनाती रहती हूँ, तो खाते खाते जो है ना वो खाना ज़ाया नहीं होना। मैंने कहा ज़ाया ना से बचाने के लिए ना आप एक स्पेशल जो है ना किसी को हेयर कर लें, वो जो ज़ाया वाला खाना है वो खा ले, आप ना खाया करें। तो सबसे बड़ी वजह ये है। जो अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, और इसी तरह जो हमारे ऑफिस या ऑफिस वर्क हैं जिसमें हम बिल्कुल एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, ये सबसे बड़ी वजह है। जैसे मैरिज हॉल हैं, पार्टीज़ हैं, अल्कोहल है। तो अब ये है कि हम ओबेसिटी को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे जो कॉमन मेथड है एक कॉमन कम्युनिटी में, जब हम बीएमआई की बात करते हैं तो एथलीट्स हैं या जिम पर्सन है वहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होता, तो वहाँ उनके अपने स्टैंडर्ड होते हैं। हम कॉमन कम्युनिटी के लिए हम बीएमआई के थ्रू जो है ना हम उसकी ओबेसिटी को मेयर कर सकते हैं। तो बीएमआई की जो नॉर्मल रेंजेस हैं वो हैं 18.5 से लेकर 24.9। मीन कि अगर इसके दरमियान है किसी का बीएमआई तो वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, मीन कि वो हेल्दी है। और इसमें ही अगर 22 जो है वो आइडियल है। अगर किसी का बीएमआई 22 है तो वो आइडियल बॉडी वेट कहा जाता है उसका, कि इसका बॉडी वेट जो है वो आइडियल है। इसी तरह अगर 25 से लेकर 30 तक या 29.9 तक, ये इसे वैसे ओवर वेट भी कहा जाता है या ओबेसिटी 1 भी कहा जाता है। ओवर वेट या ओबेसिटी 1। इसी तरह 30 से लेकर 39.9 तक ये ओबेसिटी 2, मीन के उसके ओबेसिटी ग्रेड 2 कह सकते हैं, ग्रेड 2 ओबेसिटी। और अबव 40 जो है वो ग्रेड 3। ये सारा मीन के इससे जितने भी हैं, अब हमारे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं वो अक्सर या तो 30 से अबव होते हैं, जो 30 तक हैं वो तो अपने आप को नॉर्मल कंसीडर करते हैं। तो अभी रिसेंटली जो वोल्का फूड इंडस्ट्री के सीईओ हैं, इस वक्त वोल्का पाकिस्तान में चौथे नंबर पे है दुनिया में इनके फूड बिजनेस के हवाले से। वो कल मेरे ख्याल में वेडनेसडे वाले दिन वो आए हुए थे यहाँ। वो कहते हैं कि मैं एक न्यूट्रिशन में नाम नहीं लूँगा कि ऑन रिकॉर्ड है, एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास मैं गया हूँ, बड़ा मशहूर है, उसने मुझे सारी की सारी उस पर प्रोटीन फूड पे लगा दिया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पैक्ट पड़े। तो फिर मैं यहाँ आया हूँ, तो मैंने उसे बिल्कुल नेचुरल फूड ही वो की, उस इस तरह से जैसे हम डिज़ाइन करते हैं कि सारा दिन खाता भी रहे, उसको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी ना हो, और जो है उसका वेट भी रिड्यूस हो जाए, ये नेचुरल वे से। असल में ये होता है कि हम लोग या न्यूट्रिशनिस्ट अपनी पॉपुलैरिटी की चक्कर में कि मशहूर जल्दी से हों तो बहुत ज़्यादा गलत फूड इस्तेमाल कराते हैं, जिससे रिज़ल्ट अच्छे निकल आते हैं, लेकिन उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाता है।
तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। तो ये मीन के उसके इंडिकेटर हैं कि BMI के कि हम ओबेसिटी को कैसे करते हैं। जो हमारा मेन जितनी भी हम डिजीज़ वगैरह डिस्कस कर रहे हैं तो उनका सिर्फ और सिर्फ हमारा मेन मकसद है कि डाइटरी ट्रीटमेंट, उसे हम डाइट कैसे दे सकते हैं। वैसे अगर ओबेसिटी को देखो तो एक ही सिर्फ ओबेसिटी को लेके कई बुक्स हैं, तो हम उस तरफ जाते ही नहीं हैं। तो सबसे पहले ये है कि BMI है ही है, क्यों है हो रहा है, और इसके पीछे थोड़ी सी हम थ्योरी को डिस्कस कर लेंगे कि इसकी वजह क्या है। कि अगर ओबेसिटी को समटाइम लोग कहते हैं कि हम खाते भी नहीं हैं तो हम फिर भी ओबीस हो रहे हैं। तो इसमें 3 तरह की थ्योरी जो है डिस्कस होती हैं। एक है फैट सेल थ्योरी। क्या चीज़? ये है ओबेसिटी मैनेजमेंट में, ओबेसिटी की रीजन में कि ओबेसिटी होती क्यों है। फैट सेल थ्योरी है। इसी तरह नहीं और दूसरी है सेट पॉइंट। वो सेगमेंटेड वो बाद में आ जाती हैं, वो भी है सेट पॉइंट थ्योरी। और इसी तरह लिप्टन। अब ये है कि फैट सेल थ्योरी में ये है कि अर्ली एज में ही बॉडी जो हमारे सेल्स हैं वो डिफाइंड हो जाते हैं। मीन के इतने सेल्स हैं और उसके साथ ये होता है कि नंबर भी इंक्रीज होते हैं फैट सेल्स के विद एन एज, और उनका साइज भी इंक्रीज होता है। तो उसमें जब साइज और नंबर इंक्रीज होता है तो आप डाइट जितनी भी वो कर लें कि एक तरह के उनके फैट सेल डिफाइंड हो गए हैं, तो उनको फिर वो करना, उनकी ओबेसिटी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर स्टार्ट से ही डाइटरी इंटरवेंशन हो तो वो काफ़ी हद तक हम मैनेज कर सकते हैं। दूसरा है सेट पॉइंट थ्योरी। सेट पॉइंट थ्योरी में ये होता है कि जब एक बॉडी की अपने आप को होमोसेक्सुअलाइज कर लेती है, तो उसमें ये होता है कि जो एक सेट बन जाता है कि जब एक वेट होता है ना, मीन कि किसी का 50 वेट हो गया है तो उसको कम या ज्यादा नहीं होता, एक सेट पॉइंट बन जाता है उसका, भला वो जितना खाए या जितना कम खाए या ज्यादा खाए। इस तरह अगर सेट पॉइंट सेट हुआ जब वो 80 तक जाएगा तो वो फिर वहाँ स्टक हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? मीन के एक हार्मोनल इश्यूज हैं, मीन के या हार्मोनल या क्रोमोसोम्स, एक तरह की बॉडी की स्ट्रक्चर है। जैसे आप देखें कि हमारे हर किसी के कलर्स डिफरेंट हैं, हमारी शेप डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है, तो हम कहें कि ऐसा कोई हेरिडिटी जो है वो एक विरासती तौर पर आप कह सकते हैं, या नेचुरली तौर पर हर किसी की नेचर आप देखें कि एक थंब है, पूरी दुनिया में किसी का मैच नहीं करता। तो इसी तरह अगर दुनिया को हम 3 तरह के लोगों में डिवाइड करें तो कुछ इस तरह इस नेचर के लोग हैं, कुछ जो है इस नेचर के लोग हैं, कुछ ये। लेप्टन में ये होता है कि जो हमारे इसको भूख को, हंगर को इंक्रीज करते हार्मोन जैसे हाइपोथैलेमस, उसकी प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करता है लेप्टन। तो इसकी प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो तो अल्टीमेटली हंगर ज़्यादा लगती है तो ओबेसिटी की तरफ आते हैं। ये मीन के नॉर्मल रूटीन में होता है। ये अगर डिस्टर्ब हो तो फिर भी ओबेसिटी या अंडरवेट की तरफ बढ़ा जा सकता है। ये मीन के कॉमन जो कंसेप्ट हैं। सर पहली वाली थ्योरी क्लियर नहीं हुई फैट सेल थ्योरी में, मतलब ये जेनेटिक इशू होता है कि उनके फैट सेल डिफाइन हो जाते हैं। फैट सेल जेनेटिक नहीं, मीन के एक बाय नेचर है, जेनेटिक भी कह रहे हैं या बाय नेचर जो है ना, कुछ लोग डिफाइन है। एक मैंने आपको बताया कि दुनिया को अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करें, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके सेल डिफाइन हैं, वो विद एज उनका नंबर भी इंक्रीज होंगे और साइज भी इंक्रीज होगा। कुछ ऐसे हैं जब वो उनका कोई वो नहीं है, उनका जब एक मैक्सिमम वेट उनका एक सेट है कि जब वो मैक्सिमम वेट तक पहुंचेंगे, मैक्सिमम लेवल तक, वो उसके बाद उनका वेट ना ही डिक्रीज होता है ना इंक्रीज होता है। लेकिन ये सिर्फ ये नहीं है कि परमानेंट है, ये उसके साथ आपकी जो रूटीन्स है, आपकी लाइफस्टाइल है, वो भी इम्पैक्ट करता है उस पर। अगर आप ये नहीं है कि फैट सेल थ्योरी जो है आप कुछ भी ना खाएं, उसमें ये है कि उस पर ये तमाम उन लोगों पे इम्पैक्ट करती है जिनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है।
फिर वहाँ जाके ये सेट हो जाती है। सेट पॉइंट थ्योरी वो भी इसी तरह से, अगर शुरू से आपको पता है कि हमारी फैमिली में ओबेसिटी का इशू है, मीन कि ये विरासती तौर पर भी मुंतकिल होती है ओबेसिटी, अगर आपके पेरेंट्स में आपकी मदर भी और फादर भी दोनों ओबीस हैं तो 80% चांसेस हैं कि आपके बच्चे भी ओबीस हों। अगर इसी तरह सिर्फ मदर और या सिर्फ फादर एक है तो 50% चांसेस हैं कि सर अगर मैरिज से पहले मतलब मदर और फादर दोनों ओबीज ना हो, नॉर्मल हो, लेकिन वो मतलब जब बच्चों के बाद वो हेल्दी हो जाए या ओबीज हो जाए तब भी? तो इसमें तब होता है कि उनकी बर्थ टाइम हाँ बर्थ टाइम से पहले, क्योंकि ये ओबेसिटी है या डायबिटीज है, ये टोटल इम्पैक्ट हो रहा है हमारे इंसुलिन सिस्टम, हमारे हार्मोन पे इफेक्ट हो रहा है। तो सर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता अगर मदर की तरफ से या फादर की तरफ से? उसका सॉल्यूशन ये है कि आप कंट्रोल करें। मीन कि अगर ज़्यादा आपके मौका अम्मी नहीं अबू रखना। दोनों या कोई एक ओबेस है तो अपने आपको या अपनी फैमिली को ख्याल रखना चाहिए कि उनकी फूड इनटेक का, उनके रिसोर्सेज का, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं खाएं जितनी ज़रूरत है, लेकिन एक रूटीन के साथ एक्सरसाइज को मेंटेन रखें, तो इस तरीके से बचाया जाए। मेन कि हमारी जितनी भी डिजीज़ हैं, या ओबेसिटी हो या डायबिटीज़ हैं, ये टोटल क्रोनिक जितनी भी डिजीज़ हैं हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड कर रही होती हैं। मीन कि ये हेरिडिटी ज़रूर है, लेकिन हमारा कंट्रोल काफ़ी सारे लोगों में, शायद आप लोगों ने भी देखा हो जिन्होंने थोड़ी सी केयर की, टाइप 1 भी ख़त्म हो जाती है। ख़त्म उनसे ये मुराद है कि वो नॉर्मल हो जाते हैं, एहतियात जारी रहती है उनकी, मीन कि शुगर वाली चीज़ें नहीं खाते या इस तरीके से एक्सरसाइज जारी रखते हैं, लेकिन उनको फील नहीं होती किसी तरह का कोई इम्पैक्ट उनको, ना ही कोई थकावट होती है, ना ही पेन होता है, ना ही ज़्यादा यूरिनेशन होती है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, क्यों उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल सेट कर लिया है। जितनी भी डिजीज़ हैं उनको हेरिडिटी हो या वो इनके मुंतकिल चांसेस तब बढ़ते हैं जब आप बिल्कुल उसी पे छोड़ दें, अपना साथ लाइफ स्टाइल भी सेट ना करें। तो ये चीज़ है, क्लियर हुआ? यानी बर्थ से पहले जो कंडीशन होगी पेरेंट्स की उस वो होगा आगे फिर। हाँ, आप ये तो नहीं सोच रहे कि आपके में हेल्दी नहीं आपके बात की हो? नहीं वैसे जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर पेरेंट्स हैं ओबीस तो बच्चों में चांसेस होते हैं चाहे सीवीडीज हो या कोई भी इशू हो, तो मुझे यही था कि कुछ वो तो बाद में भी होती है ना उसमें एक चीज और भी है ना कि डायग्नोज है कि नहीं। अब मेरे भतीजे हैं, अब 15 ईयर के हैं, तो अभी उनको इधर हॉस्पिटल में थे, तो जिस दिन कैंप था मैंने बताया था इनको कि मैं हॉस्पिटल में ही था, तो यहाँ उनको डायग्नोज हुई है टाइप 1। तो अब उनको ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ तो चेक कराई जाए, चेक क्या पता बाई बर्थ हो उसकी, तो उसके पेरेंट्स को भी है, तो उसकी अम्मी को है डायबिटीज, तो इसी वजह से ये और उसकी अम्मी की भी अम्मी को थी, और उसके भी अम्मी के जो मेरी भाभी हैं उसकी अम्मी को भी और उसके अब्बू को दोनों को है, तो उसको भी है। तो इस हवाले से जो है ना फिर इस पे भी तो डिपेंड करता है कि जीन्स हैं, ये जीन्स इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, क्रोमोसोम्स, एलील्स, जीन्स उस तौर पे अगर एक्सप्रेस हुए हैं कि नहीं, वो एज के साथ डोमिनेट होते रहते हैं, लेकिन मौजूद हैं तो फिर तो होगा। इसका मतलब अगर किसी को डायबिटीज होती है चाहे लेट हो, इट मींस कि उसके अंदर जीन्स थे? नहीं, जरूरी नहीं है। उसमें ये है कि तब मौजूद है कि आपके लाइफस्टाइल पे जीन्स मौजूद हैं, लेकिन अगर आप देखें इसके अलावा मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था डायबिटीज की टाइप 1 की जो मेजर रीज़न है वो इन्फेक्शन, इंजरी और वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वो भी कर रहे हैं, वो तो बाद में भी हो सकते हैं। सर सपोज अगर किसी को स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज हुई, हाँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके अंदर वो जीन्स वैसे हैं। और आप देखें कि स्ट्रेस की वजह से क्यों हुई है, उनकी जो इंसुलिन बीटा सेल्स हैं वो इफेक्ट हुए हैं, जो लेकिन वैसे तो वो नॉर्मली काम कर रहे थे ना, लेकिन स्ट्रेस फैक्टर आ गया उसकी वजह से उनकी वो डिस्टर्ब हो गया, उनको स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अब उनके बच्चे भी रिस्क पर हैं। उसमें आप ये देखें कि एक जब बर्थ हो चुकी है तो ठीक है, ओके है, अगर उसके बाद है तो डिफेक्ट आया है तो उसका वही डिफेक्ट एलील्स में, क्रोमोसोम में चेंज होगा, फिर आगे उसकी न्यू जनरेशन में भी शिफ्ट होगा। सर लेकिन मतलब बर्थ के बाद काफी टाइम बाद अगर उनको पेयर हुई है, हाँ, तो फिर तो उसका मतलब है तो उसके बाद फिर उसके जो हो गए उसमें कोई नहीं होगा, उसके बच्चे हाँ उनमें वो इफेक्ट नहीं जाएगा, लेकिन उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जो है ना वो फिर शिफ्ट होगा, इस तरीके से।
अच्छा, इसका ओबेसिटी ये हो गया। इसके अलावा अब हम जाते हैं कि इसकी डाइट प्लानिंग की तरफ, कि अगर ओबीस है तो हम उनकी डाइट प्लानिंग कैसे करें। इसके लिए काफ़ी मॉडल्स होते हैं, जैसे कीटो डाइट है, एटकिंस डाइट्स हैं। एक इसके लिए एटकिंस डाइट्स यूज होती हैं, जो मीन के मैंने आपको एग्जांपल दी, इसके वोडका के जो सीईओ को उसको यही यूज करेगी, उसने कहा इसके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा थे। प्रोटीन रिच डाइट होती है। हाँ, एटकिंस जो है प्रोटीन रिच, दूसरी है कीटो डाइट। दूसरी जो है कीटो डाइट फैट रिच होती है। हाँ, इसमें ये है अब मीन की इस तरह की जो डाइट्स मोस्टली यूज हो रही हैं, जिसमें एटकिंस डाइट है, कीटो डाइट है, ब्लैंक न्यूट्रिएंट डाइट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट लिक्विड या इस तरीके से फूड दी जाती है। इसके अलावा एनर्जी मीन की डायरेक्ट एनर्जी सोर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं दी जाती। दूसरा नॉर्मल डाइट है। ब्लैंक न्यूट्रिशनल डाइट में क्या होता है? इसका मैं वन बाय वन आ रहा हूँ। एटकिंस डाइट में ये है कि आप, और इसके जो पीछे वो थ्योरी बयान करते हैं, वो कहते हैं कि जब आप कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम, प्रोटीन ज़्यादा। जब वो कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हम बॉडी में जाते हैं तो उनको कन्वर्ट करने के लिए ग्लाइकोजन में इंसुलिन रिलीज होती है। जब कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जाएंगे ही नहीं तो इंसुलिन रिलीज नहीं होगी। जब इंसुलिन रिलीज नहीं होगी तो जब जितनी भी एनर्जी आई है वो सारी की सारी जो है वो यूज़ हो जाएगी, मीन के स्टोर नहीं होगी। इंसुलिन का काम बॉडी में ग्लाइकोजन बनाना, उनको स्टोर करना है। जो एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी है जो ब्लड में पहुंच गई है ना एनर्जी, उसको दोबारा मीन के ब्लड से निकाल के बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट में स्टोर करना है। तो इनका कंसेप्ट ये है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देंगे तो वो बनेंगे ही नहीं, इंसुलिन नहीं बनेगी, ग्लाइकोजन नहीं बनेंगे। तो ग्लाइकोजन नहीं बनेंगे, जब एनर्जी की थोड़ी सी कमी होगी वो वही मेल्ट होकर दोबारा यूज होंगे। तो कीटो डाइट इनका भी सेम कंसेप्ट है, मीन के कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे तो इंसुलिन में इफेक्ट पड़ेगा। और जो हम इसमें एक और भी इम्पैक्ट आता है लाइक डिजॉल्व लाइक वाला। वो कहते हैं कि फैट, जो हमारी बॉडी में फैट स्टोर है वो भी फैट है, और जब हम फैट दूसरे देंगे वो भी फैट है। तो वो एक दूसरे को एब्जॉर्ब करने की ताकत रखते हैं। जब हम कम मिकदार में देंगे तो दूसरे फैट्स को रिमूव करने में हेल्प करेंगे, और दूसरा जो ये स्टोर भी नहीं होंगे इनका। लेकिन इन दोनों डाइट्स के साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। मीन कि अगर आप देखें कि आप प्रोटीन पे या कार्बोहाइड्रेट पे जाते हैं, हमारी 99% जो एनर्जी यूज़ करता है हमारा ब्रेन, वो जो है ग्लूकोज की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में यूज़ करता है। जब अगर आप ग्लूकोज रिच फूड या कार्बोहाइड्रेट्स वाली फूड यूज़ ही नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इसको माइंड, दिमाग को, ब्रेन को स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उसको पे प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से ब्रेन इंजरी भी हो सकती है, या इसी तरह मेमोरी लॉस, काफ़ी सारे डिफेक्ट हो सकते हैं। और हमारा इस तरह ये देखें कि ब्रेन हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, अगर वो सही काम नहीं करेगा तो अल्टीमेटली पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसी तरह कीटो डाइट में भी सेम, वो इसकी जगह मीन के यहाँ प्रोटीन आ गई, यहाँ फैट आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स दोनों नहीं है, दोनों में नहीं है। तो ये दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर एक लिमिट के तहत कीटो डाइट पे अमल कराया जाए। और दूसरा ये है कि एटकिंस डाइट का किडनी पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, किडनी फेलर की तरफ। डाइटिशियंस को तो पता है कि इन दोनों के साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो पेशेंट को ये क्यों बना के देते हैं, जो हाई प्रोटीन डाइट और कीटो डाइट? अब मैं आपको बताऊं कि हमारा, जब हम थोड़ी, दो पेशेंट आई और मैंने कहा कि हमने पहले प्रोटीन डाइट किया तो उससे वेट कम नहीं हुआ, और वो रहे वो कहीं में कीटो डाइट बना के दी। उसमें मैं आपको बताऊं कि हमारा जो मसला है ना, हमारे पूरी दुनिया में जो महज़िब तरीन इदारे हैं, जो अल्लाह ताला के यहाँ भी और जिनकी सबसे ज़्यादा इज्जत की जाती है, वो दो प्रोफेशनल हैं, टीचिंग और दूसरा हेल्थ। और अनफॉर्चुनेटली जो है ना, पाकिस्तान में कम से कम ये हुआ है कि ये दोनों बिजनेस बेस बन गए हैं, 100% प्योरली बिजनेस। जब आप बिजनेस में जाते हैं
तो इंसानियत भूल जाते हैं। इंसानियत भूल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस काम के लिए हैं वो आप भूल जाते हैं। अब आप देखेंगे कि अगर आप टीचिंग वाले शोबे एजुकेशन में चले जाएंगे कि हमारे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल कहाँ हैं। अगर उनको कोई एजुकेशन सिस्टम दिया जाए कंफर्टेबल हैं, उनको उनकी मर्जी करने दी जाए कंफर्टेबल हैं, जैसा करें, पार्टियां करें, वो करें। अगर उनको कहा जाए कि इस्लामी तलीमात दी जाए तो अच्छा नहीं कंसिडर करते, तो इसका मेरा कोई इशू नहीं है, ये सारी चीज़ें छोड़ दो। फिर आप उनको वो सिर्फ इस चीज़ से कंफर्टेबल हैं, उनके अच्छे ग्रेड हैं, सिलेबस जो आपने पहले कितनी बड़ी बड़ी किताबें होती डिफाइन कर दिया है ताकि अच्छे ग्रेड हैं, रट्टे वाली चंद चीज़ें हैं। कम से कम ये है कि हमारे पास जो आउटपुट है वो तो ज़्यादा से ज़्यादा है, बस इससे कंसर्न है, इसी से किसी को कंसर्न नहीं है। हैं अच्छे लोग भी हैं जो इनके मोस्टली यही है कि उनको कंसर्न नहीं है कि सीख क्या रहे हैं, उनको शिफ्ट क्या हो रहा है, जनरेशन का क्या होगा, इस प्रोफेशनल का क्या होगा, किसी को कोई कंसर्न नहीं। इस तरह अगर हम हेल्थ पे आते हैं तो हेल्थ में भी सेम यही है, बहुत काबिल एहतराम इदारा है, लेकिन ये सारे उस पर आ गए हैं। आपके देखें कि इन्हीं मेडिकेशन की ज़्यादा गलत इस्तेमाल की वजह से आपकी जो रेशो होती थी सिजेरियन केस की वो ज़्यादा 5 से 10% थी, अब 90% पे चली गई है। अब कोई भी देखें कि आप एक जनरल है किसी भी कोई ऐसा, ये पूरी दुनिया में है, तो अब चीज़ें आई हैं, प्रेगनेंसी या लैक्टेशन ये तो शुरू से हो रही है। तो अब ये कौन सी ऐसी चेंजिंग आ गई है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, या इतनी सारी दवाइयाँ क्यों यूज़ कराई जा रही हैं? वो दवाइयाँ बेसिकली होती भी उनको नॉर्मल प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। आप देखें कि पूरी दुनिया अब भी लोग हैं देहातों में या दूसरे जो मेडिकेशन पर नॉर्मल डिलीवरी होती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त मैंने शायद पहले भी बताया है कि 1 लाख से ज़्यादा सालाना डेथ हो रही है पाकिस्तान में इसकी ब्रेस्ट कैंसर से डेथ हो रही है, वो केस के अलावा वो सबसे ज़्यादा बड़ी वजह ब्रेस्ट फीडिंग ना कराने की वजह। तो ये सारी चीज़ें जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट को प्रमोट करने के लिए ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की जा रही हैं, मीन के इंसानियत तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो जब आप किसी भी इस तरह के प्रोफेशनल को एक बिजनेस के तौर पर लें, अब ये देखें कि अगर हम नॉर्मल डाइट पे आते हैं तो मैं उसका भी आपको बताता हूँ कि कैसे हम कैलोरीज कम कर सकते हैं। तो इसका रिस्पॉन्स है, अब मैक्सिमम 1 पाउंड में अगर आप 500 फैट रिड्यूस करना चाहते हैं डेली का, तो आपको कम से कम जो है ना 3600 किलो कैलोरीज, जो फैट जो हमारी बॉडी में स्टोर है वो एनर्जी 9 किलो कैलोरीज नहीं देता, वो 7 पॉइंट समथिंग है। तो जब वहाँ आप जाते हैं तकरीबन 3600 के करीब कैलोरीज आपको बर्न करती हैं। अब ये बर्न तब होंगी जो हमें रिकमेंड किया जाता है कि 1 या 2 पाउंड से ज़्यादा, मीन के ज़्यादा से ज़्यादा 500 या इस तरह 1 पाउंड 2 पाउंड या 3 पाउंड इतनी तक ही आप वेट रिड्यूस कराएं 1 वीक में, इससे ज़्यादा ना कराएं, उससे फिर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। अब जब इस चीज़ पे आते हैं, एक बंदा है जिसने वेट 50 kg करना है, वो अपनी कैलकुलेशन करता है कि 1 मंथ में मेरा 2 kg वेट कम होगा या 3 kg होगा, तो मुझे तो साल लग जाएंगे। जब इस तरह की जब इन डाइट्स पे आप आते हैं तो रिजल्ट अच्छे होते हैं, लेकिन उसकी हेल्थ वो नहीं रहती। वो काफ़ी सारे, अगर ख़ास तौर पे फीमेल के हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, क्योंकि फीमेल आगे है, प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो काफ़ी सारे उनकी रूटीन और काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। तो लेकिन जब हम एज ए न्यूट्रिशनिस्ट बैठेंगे तो हमारी कोशिश होगी कि हम हेल्थी कम्युनिटी को जनरेट करें, एक अच्छा काम दें। लेकिन जब हम एज ए बिजनेसमैन बैठेंगे तो हमारी ये कोशिश होगी कि फौरी तौर पे रिजल्ट अच्छे हैं ताकि लोग एक मार्केट बने। तो इसी वजह से ये डिफरेंस है कि लोग इस तरह की डाइट क्यों यूज़ करवाते हैं कि साइड इफ़ेक्ट जानने के बाद। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक मार्केट बनी रहे, लोग एक नाम बना रहे। अब काफ़ी सारे मुल्तान में या इस तरीके से, मुल्तान में भी पूरे पाकिस्तान में लोग हैं जो 50,000 से ज़्यादा लेते हैं एक डाइट प्लान का, लेकिन उसमें यही चीज़ें यूज़ कराते हैं और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि वेट तो रिड्यूस हो जाता है लेकिन दूसरे साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। सही लोगों ने खुद बनाई है, ये अप्रूव है, ये जो दोनों डेट्स हैं ये है अप्रूव से मुराद ये है कि मैं अगर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मैंने एक डाइट बनाई है, फिर उसे इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके रिजल्ट आए हैं, फिर मैंने एक बुक लिख दी है,
तो अब बुक अप्रूव करने वाला कौन है? कोई इतना पूरी दुनिया में भी कहीं पूरी दुनिया में तो शायद वो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। वैसे ये एटकन राइट अमेरिकन है, तो वहाँ भी मीन के वो एक बन गए, उसने ये देखना है कि कितने लोगों को अमल कराया है, 1 साल का रिजल्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर दूसरी बुक लिखी जाती है उनके साइड इफेक्ट पे, कि एक बंदे ने बुक लिखी, उसने कहा कि एटकन राइट को इतने लोगों पे 100 लोगों पे इम्प्लीमेंट कराया, 100 लोगों के जो है ना बाकी इतना वेट रिड्यूस हुआ और किसी तरह का कोई सिम्टम्स नहीं है। 1 साल में तो कुछ नहीं होना, तो फिर आगे तो उसने 1 साल तो नहीं गुजारनी लाइफ, उसने तो पूरी ज़िंदगी जब तक है उसने गुजारनी है। जब फिर इस तरह के हैं, जब दूसरी थ्योरी आती है कि हाँ भाई इसने इतने लोगों को कराया, फिर उनका ये साइड इफेक्ट्स है, उनके किडनी फेल्स हुई, उनके जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हुआ, उनका ब्रेन इश्यूज हुए, ट्रॉमा हुआ, तो इस तरीके से फिर वो रिजेक्ट होती है। लेकिन जो लोग हम तक तो वही पहुंची, दूसरी जो पहुंची ही नहीं, या उससे फिर इससे पब्लिसाइज कराने के लिए ज़्यादा लोग थे, दूसरी को जो है ना रोकने वाले ज़्यादा लोग थे, क्योंकि बिजनेस जुड़ा है उससे। तो इस वजह से जो फिर दूसरी चीज़ें आती हैं वो हमारे तक नहीं पहुंचती। तो इस वजह से एज ए डाइटिशियन हमें इस चीज़ को ख्याल रखना है कि हेल्दी कम्युनिटी को लेके चलना है। अगर इसी तरह हम न्यूट्रिएंट डाइट, ये ऐसी डाइट है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप लिक्विड दें, लेकिन इससे आप 2 या मैक्सिमम 3 दिन से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, यूज़ नहीं करा सकते। उसमें यह है कि आप दिन में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड दें। लिक्विड में आप जूसेस दे सकते हैं, जिसमें फ्रूट जूसेस हो सकते हैं, इसी तरह या वेजिटेबल्स। इसमें यह है कि बॉडी को फास्टिंग कंडीशन में रखते हुए फास्टिंग करानी है, लेकिन मुख्तलिफ वक्फे के बाद जो है ना सिर्फ और सिर्फ लिक्विड इंटेक हो। लिक्विड इंटेक तकरीबन हो 2 से 5 kg पर डे, मीन के सिर्फ और सिर्फ जूसेस, मीन के फ्रूट जूसेस हैं या पानी है या वेजिटेबल जूसेस हैं। तो इसमें यह है कि इसका कंसेप्ट इस तरीके से कि जितने भी बॉडी में फास्टिंग बातें हैं, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन के बाद फिर आप उसकी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करके आप उसको लेके चलें। तो मीन की ये इतनी बुरी स्ट्रेटजी नहीं है अगर इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कराएंगे तो फिर प्रॉब्लम है। मीन के ये एक कंसेप्ट है इसका। और दूसरा जो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मीन कि इस तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन कराई जा सकती है, आप किसी भी पेशेंट है अगर उस, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये देखना है कि अक्सर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो दूसरी भी उसमें होते हैं, डिजीज़ में होते हैं, जो काफ़ी सारे फार्मूलाज या काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो कॉम्प्लिकेशंस को देख के अगर एक सिर्फ ओबेसिटी है तो फिर वहाँ इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। आप किसी डायबिटीज वाले पेशेंट को, हाइपरटेंसिव को या दूसरी हार्ट पेशेंट को आप फास्टिंग नहीं करा सकते ज़्यादा देर तक, एक तरह की ये फास्टिंग ही है, तो उसके बेनिफिट्स की बजाय साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। तो जब सिर्फ और सिर्फ आपको पता हो कि अगर आपने करानी है, कोई डाइट प्लान आपके पास पेशेंट आया है, उसके टेस्ट लिपिड प्रोफाइल कराएं, लिपिड और सीबीसी कराएं, इसके बाद आपको पता चले कि उसमें किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं है, मीन कि वो बिल्कुल हेल्दी, सिर्फ ओबेसिटी का इशू है, तो फिर वहाँ आप ये यूज़ करें। 2 से 3 दिन लिक्विड फूड पे रखें सिर्फ और सिर्फ, उसके बाद फिर कॉमन जो नॉर्मल डाइट मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या होना चाहिए, तो वो करें। अब ये है कि दूसरी नॉर्मल डाइट, उसमें ये होता है कि आप कैलोरीज रिक्वायरमेंट उसकी निकालें। आप फर्ज करें कि किसी की जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उनकी 15 बनती है, जो एक्टिव होते हैं 2000 बनती है, 1500 किलो कैलोरीज उसकी नीड है। तो अब ये देखना है कि एक ये नीड है, अब नीड कैसे निकालनी है वो हम जो मतलब इक्वेशन यूज करते हैं उससे भी निकाल सकते हैं। दूसरा इस तरह निकालने का तरीका ये है कि अगर ग्रेड 1 की ओबेसिटी है, ग्रेड 1, तो आप उसे जो है 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके वेट आइडियल बॉडी वेट, दूसरा को नहीं, आइडियल बॉडी वेट, आइडियल बॉडी वेट। अगर ग्रेड 2 या 3 की है तो उसे 20 से करना है, उसके भी आइडियल बॉडी वेट को। जो कैलोरीज निकले
फर्ज करें कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरा इस वक्त वेट 80 है, लेकिन मेरा आइडियल बॉडी वेट जो है वो 64 है, तो आप 64 को जो है 20 से मल्टीप्लाई करें, ये 1280 किलो कैलोरीज जो है आप इसको डाइट करें। ये इस मीन के उसकी रिक्वायरमेंट, फिर उसमें हमने मजीद कमी नहीं करनी। एक तरीका ये है। दूसरा ये है, दूसरा मेथड ये है कि जो हमारी कैलोरीज निकली हैं तो हम कहते हैं कि और कभी भी हमारा डाइट प्लान जो फास्ट रिडक्शन जाता है वो 4 से 800 किलो कैलोरीज भी लोग रिकमेंड करते हैं। एक सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि जो हमारा डाइट प्लान हो वो कभी भी 800 किलो कैलोरीज से कम नहीं होना चाहिए, कभी भी। मीन के कोई भी है उसको हम डाइटिंग करा रहे हैं तो इस 800 हो, 9 हो, 10 इससे ज़्यादा हो, वो भी अगर आप फास्ट करा रहे हैं और उसकी बिल्कुल भी सही है, सिर्फ वेट रिड्यूस करना है। तो अब ये है कि अगर आप कराते हैं, ये 1500 टोटल है, अगर आप उसे देते हैं 1200 का डाइट प्लान तो 300 किलो कैलोरीज जो है कम होती हैं। आप 300 किलो कैलोरीज कम होने से या 3 से 5 करें, अगर मीन के 12 का देते हैं या 12 का देते हैं तो तकरीबन जो है 5 ग्राम पर वीक वेट रिड्यूस हो सकता है। 5 ग्राम पर वीक पर वीक, पर डे नहीं, 500 ग्राम। तो मीन के अगर ये मीन के 500 हम रिड्यूस करते हैं, अगर किसी की रिक्वायरमेंट है 2000 या कह लें कि 1800 तो हम उसको डाइट प्लान देते हैं 1000 का। मीन के कितनी हमने रिड्यूस की 800 या मीन के 1000 किलो कैलोरीज। जब अगर 1000 किलो कैलोरीज करेंगे तो हम 1 kg तक जो है उसका वेट रिड्यूस कर सकते हैं पर वीक। तो आप देखें कि इतनी रिस्ट्रिक्शन के बाद भी मंथली जो वेट रिड्यूस होगा वो 3 to 4 या 2 से 4 kg रिड्यूस होगा। इसकी मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। आप देखें कि एक 1500 किलो कैलोरीज है जो उसकी नीड है, तो अब हमने क्या करना है कि उसकी वेट रिडक्शन करनी है। 300 को डिवाइड करें 7 से, 2100 कितनी 2100 डिवाइड करना है। 300 को जो 7 से डिवाइड करें 42। आप ये देखें कि अगर आप किसी भी पेशेंट के 300 उसकी रिक्वायरमेंट से कम करते हैं तो कितनी वो वेट रिड्यूस कर सकता है 42 ग्राम पर डे। अगर इसी तरह अगर उसकी ये है कि एक चीज ये है, दूसरी हमने एक डाइट से हमने 300 कम कर दी, फिर 300 हमने बर्न करानी है। सर ये 300 कहाँ से है? 300 हमने कम किया है सर 300 तो कैलोरीज कम किया ना, हाँ, तो जब हम 7 पे डिवाइड कैलोरीज करें जब कम की है ना, उसने ये एनर्जी कहाँ से टेक करनी है? जरूरत तो है ना 1500, बॉडी की जरूरत है 1500, आपने उसको दी है 1200, वो नीड अपनी पूरी करेगा। वो कहाँ से करेगा? जो हमारा फैट स्टोर है, जो फैट स्टोर है वहां से जब 300 लेंगे तो उसको हम ग्राम में जब देखेंगे मीन कि वो एक जो है वो 7 पॉइंट समथिंग किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, फैट जो ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर है, तो वो तकरीबन 40 ग्राम बनेगा। 40 ग्राम ये हो गया। अगर इसी तरह 3 to 5 मील वॉक कराएं, मिनिमम इनके 3 to 5 या 45 मिनट की जो है एक्सटेंसिव एक्सरसाइज है, तो उससे भी तकरीबन 250 से लेकर 300 तक किलो कैलोरीज बर्न हो जाएंगे पर वीक, पर डे की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो आप इससे करें कि अगर वो भी इतनी कर लेता है तो 40 ग्राम ये हो गई 40, वो टोटल कितनी दिन में 8 ग्राम फैट जो है कम किया जा सकता है। इसे मल्टीप्लाई करें 7 से, इसको 80 को
560 560। बस वही जो मैंने आपको कहा कि अगर हम 3 to 5 ग्राम करें तो मीन के ½ kg वेट 2 पाउंड जो वेट है वो हम रिड्यूस करा सकते हैं। तो इस तरह इस फार्मूले को ये हमने कराई है 300, और इसी तरह हम 500 रिड्यूस करा देते हैं, 500 बर्न करवा लेते हैं। समझ आ रही है? जी सर। अच्छा सर ये नहीं समझ रहा कि 80 को आपने कैसे डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 7 डेज का डाटा मिल जाएगा ना, इसलिए मल्टीप्लाई किया। आप ये देखें कि हम साइज वाला ग्राम रिड्यूस हो रहा है 300 बर्न करा रहे हैं किलो कैलोरीज, और 300 रिड्यूस करा रहे हैं। टोटल कितनी हो गई? 600। 600 जो कम हो रही है, एक तो 300 तो डायरेक्ट बर्न हो रही है, जो बाकी 300 हमने कम कराई हैं वो कहाँ से फुलफिल होंगी? वो भी फैट बर्न होगा। तो अब ये देखें कि 600 जो एनर्जी किलो कैलोरीज है, कितना फैट इस 600 किलो कैलोरीज के लिए कितने ग्राम फैट बनता है। जो बॉडी में हमारा स्टोर फैट है वो होता है 7 पॉइंट समथिंग, तो आप 7 पे से डिवाइड करें। नॉर्मल बॉडी में 7 होता है? नहीं, ग्लाइकोजन किसी भी फैट जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है ना, वो उसकी जो एनर्जी वैल्यू जब वो कन्वर्ट होता है ना, वो हमें 9 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करने की बजाय वो 7 पॉइंट समथिंग प्रोवाइड करता है। 85.7। अच्छा 85। अब ये है एक दिन की मीन के फैट बर्न हुआ है एक दिन का। ये पहले दिन से स्टार्ट नहीं होता, पहले बॉडी अपने आप को सेट करती है, थोड़ा सा मीन के 2-3 वीक के बाद ये स्टार्ट, एक मिनिमम जैसे 1 वीक के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो अब 85, अब ये हमने ये देखना है कि एक मंथ में कितना वेट होगा, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दें। एक वीक में देखना है कि वेट कितना, 7 डे से कर लें। अगर एक साल में करना है तो वो है इसी फार्मूले के तहत। आप देखें हमने किया है 300, 3/3 का फार्मूला लगाया है। अगर ये हम कहें कि जब बंदा ज्यादा ओबीस होता है, उसकी एक्टिविटी इतना हार्श नहीं हो सकती, तो वो मेंटेन करता नहीं है या कम करता है। अगर उसका इनटेक हम 300 की बजाय 500 कम करें, तो शायद ज्यादा से ज्यादा वो 100 बर्न कर रहा है, या अगर वो एक्टिव है तो वो 300 भी कर लेगा। तो फिर 85 में मिसाल के तौर पर 45 और ऐड हो जाएगा, 300 और आ गया। तो इसी तरह अगर हम कहते हैं कि 1000 किलो कैलोरीज कम करते हैं टोटल, उसमें मीन के इसका भी मिला लें, एक्टिविटी भी मिला लें और कैलोरीज भी बर्न हुई है वो, उसमें आप देखें फिर इसको करें डिवाइड 7 से 142.85। 142 को मल्टीप्लाई करें 30 से, तो ये 4260 मतलब 4 kg होगा पर वीक, 60 पर मंथ। 4 kg पर मंथ आप वेट। अब देखें कि थोड़ा सा आप एक है मेल है या फीमेल है, वो अपना इवन के 50 kg वेट रिड्यूस करना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी करे, तो आप 4 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो मेरे ख्याल में 48 kg 1 ईयर में, बिल्कुल किसी भी साइड इफेक्ट के बगैर और किसी एक्स्ट्रा स्ट्रगल के बगैर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेन चीज़ होती है कि किसी भी क्लाइंट है या कम्युनिटी को गाइड करना और उनको एक अच्छा प्लान देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी भी कम्युनिटी को पता है कि जो न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन बैठे हैं उनको भी पता है कि दोबारा इसने मेरे पास नहीं आना अगर इसका कल वजन कम ना हो, तो फिर दूसरे तरीकों से जाते हैं। लेकिन एक अच्छे कम्युनिटी मेंबर, एक अच्छा डाइटिशियन या अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छे इंसान की उससे जो है ना, हमें उस फ्यूचर को की बजाय उसकी हेल्थ को देखना चाहिए। वो वाला कहीं और जाता है। आप देखें कि शानदार बता रही थी कि जितने भी इन्होंने डाइट प्लान बनवाए हैं इनकी फैमिली, वो पहले भी बनवा चुके हैं, उन्होंने वाज़े डिफरेंस फील किया है और उन्होंने देखा कि जहाँ उनमें अमल किया उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, उनके साइड इफ़ेक्ट्स थे। अगर इसमें किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अगर इस पर अमल करें तो वो अगर इस तरह पे, जैसे हमने भी यही किया है, उनकी रिक्वायरमेंट थी तकरीबन 500 तक, 1300 इस तरीके से बन रही थी। हमने 9 या 11 किलो कैलोरीज का डाइट प्लान बना के दिया, साथ एक्सरसाइज भी दी है।
तो उसमें उसका ये है कि 400 वहाँ से कम हो गई, अगर वो 200 वहाँ से रिड्यूस कर लेता है तो ये हमने मैक्सिमम किया है 4 kg। अगर 2 kg भी करे तो विद इन 6 मंथ जो है ना 15 से 20 kg वेट कम हो सकता है। और 15 से 20 kg अगर वेट कम हो तो ये थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। और आपको बताएं कि सिर्फ 10 kg वेट रिड्यूस से आपका 5 to 6% जो है लिपिड प्रोफाइल इम्प्रूव होती है, और इसी तरह तकरीबन 7 से 10 जो है हाइपरटेंशन रिड्यूस होती है 10%। तो आप सिर्फ और सिर्फ 10 kg वेट रिड्यूस होने से, तो आप देखें कि कितना एक बेनिफिशियल है। तो और बाकी चीज़ें हैं कि 7 to 10% क्या है? ये हाइपरटेंशन आपकी रिड्यूस होती है। और इसके अलावा मेडिकेशन भी यूज़ की जाती है इस डाइट थेरेपी के लिए, लेकिन सर्जरी भी होती है एज ए वो मीन के डॉक्टर करा सकते हैं रिकमेंडेशन हमारी पॉलिसी में, क्योंकि एक तो हमारी काउंसिल भी नहीं है न्यूट्रिशन की जिसमें हम वो कर सकें, गाइडलाइन वगैरह ले सकें, लेकिन एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हम उसको रिकमेंड नहीं करते उसमें, क्योंकि वो सर्जरी है, सर्जरी डॉक्टर करा रहा है तो उस डॉक्टर ही बेहतर जानता है। वैसे मेडिसिन एक यूज़ होती है जैसे आर्लेस्टेट है, वो अक्सर लोग इनटेक करते हैं, तो मीन के इस तरीके से। सर सर्जरी के साइड इफेक्ट्स होता है? सर्जरी का साइड इफेक्ट होता है इसमें ये है कि हमने पढ़ी थी जैसे कि एफएससी में हम पढ़ते थे कि अगर छिपकली है या इस तरीके से अगर उसका कुछ काट लिया जाए तो फौरन रिकवर हो जाता है। तो इसे क्या क्या कहते हैं, रीजनरेशन कह सकते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। तो आप जब करते हैं तो आप देखें कि बहुत कम, काफी सारे लोगों ने सर्जरी कराई है, लेकिन उसके और उसको मेंटेन में तो ये प्रोसेस नहीं होता, होता है इंसानों में। सिर्फ लिवर में होता है। नहीं, लिवर में देखें, आपने कभी देखा हो कि किसी के टांग या बाजू का जो है ना एक पूरी साइड चली जाती है, तो ऐसा ऐसा उस पर मांस आ जाता है। सर वो मांस आ जाता है ना, लेकिन अगर कट जाती है एक चीज तो फिर हाँ वो तो नहीं होती, लेकिन मांस की बात है, वहाँ भी तो मांस ही रिमूव, फैट ही रिमूव किया गया है। और सबसे जो बड़ा मसला है मेडिकेशन या उसको मेंटेन करना। आपने सर्जरी कराई है तो और या मेडिसिन ली है तो उसको मेंटेन करें आप। अगर आप थोड़ी सी भी गफलत करते हैं, अक्सर लोग, कौन कह रहा था मुझे कि कल वाले क्लाइंट कह रहे थे वो जिम ज्वाइन करती रही हैं कुछ अर्से शायद, तो उसने या शायद उससे पहले थी, उसने कहा जिम ज्वाइन की तो फिर दोबारा छोड़नी पड़ी तो सारे मसल्स जो है ना वो ढीले हो गए इस तरीके से। तो ये होता है कि अगर किसी तरह के इस चीज़ पे आप जाते हैं तो उसको मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अगर आप मेंटेन रखें थ्रू आवर लाइफ, लेकिन वो मेंटेन रखना इस सोसाइटी में, कम्युनिटी में आसान नहीं है। आपकी शादी है, फौतगी है, या किसी तरह आपने आउट ऑफ सिटी जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो इस वजह से अगर जितना आप नेचर के करीब रहेंगे उतना फिट रहेंगे। तो जितनी भी आप मेडिकेशन की तरफ, सर्जरी की तरफ या इस तरह से आर्टिफिशियल की तरफ जितना भी जाएंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सर मैंने मतलब एक देखे मेरे रिलेटिव है, उन्होंने भी सर्जरी कराई, उनके भाई ने भी, तो उनका अब ये है कि वो ज्यादा खा ही नहीं सकते, ठीक है, यानी वो एक लिमिट तो क्रॉस नहीं स्टमक कर की भी सकते। होती है, अगर ये वैसा सब करते हैं वॉमिट हो जाते हैं या तबीयत उनकी खराब हो जाती है, वो खा ही नहीं पाते। वही है ना, इसी फिक्स हो गया उनकी उनका। स्टमक की हुई है या मांस में मैंने नहीं यही सर्जरी जब फैट ये की सर्जरी होती है, फैट रिमूवल सर्जरी, वही है ना, इसमें काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस सर होती कुछ हैं। लोग स्टमक की सर्जरी भी हाँ, करवाते हैं ना, स्टमक कटवा लेते हैं। हाँ जी, जो छोटा करवा देते हैं ताकि अच्छा, वो dry उसमें हो जाए। गुंजाइश भी ना हो, लेकिन वो भी जी, अल्टीमेटली लेकिन सर स्टमक भी हम नेचुरली अपना छोटा कर सकते हैं, जब हम 1-2 वीक कम खाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो बिल्कुल ऐसा होता है। और आप लोगों ने शायद गुज़र किया कि जब रमजान के बाद, फास्टिंग के बाद आप खाना शुरू करते हैं तो नहीं खाया जाता, तो इस वजह से ये भी कर सकते हैं। और सबसे जो अच्छा तरीका है वो आप अपनी इसमें नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स उनका इंटेक बढ़ाएं, वाटर इंटेक बढ़ाएं। एक चीज़ और आपको बताएं कि आप लोगों ने रिकमेंडेशन दी है या किसी को भी वेट रिड्यूस में, दो चीज़ें आप लोगों ने लाजमी करानी है। एक ये कि जो वो लुकमा ले रहे हैं खाने का, ए 1 बाइट, उसको मिनिमम जो है 15 से 12 टाइम चबाएं, च्यू करें, पहली बात ये। और हर खाने से पहले 1 से 1.5 गिलास पानी जो है वो लाजमी पिए। इस तरीके से यह है कि फौरन पहले या फिर आधा घंटा पहले? नहीं, अगर ये होता है कि दो तरीके से हैं।
अगर आप आधा घंटा पहले पानी पिएंगे ना, या कोई मीन के जैसे अक्सर हम हेल्दी रूटीन में रिकमेंड करते हैं कि हाफ एन आवर पहले पानी पिएं या वो करें सैलेड वगैरह लें, वो आपके एपिटाइजर के तौर पर यूज़ होते हैं, वो आपकी भूख को बढ़ाते हैं। अगर आपने फौरन पहले ये खाया है 5 से 10 मिनट पहले, तो वो उस वक्त आपके स्टोमक में मौजूद है। अगर आप आधा घंटा वेट करते तो स्टोमक में तो रहेगा सर क्या नहीं। पानी पीने से भूख ज्यादा लगती है? भूख खत्म होती है कि फौरन पानी फौरन, फौरन हाँ फौरन खाना खाइए। अगर आप गैप रखें तो वो पानी तो यूरिनेशन के रिमूव हो गया, फिर भूख ज्यादा लगती है, लेकिन गुंजाइश ज्यादा बनती है यूं कहेगा। लेकिन आपने फौरन पानी पिया 5-6 मिनट के बाद, या पहले उसके बाद खाना खाया, कम खाना खाया जाता है। इसी तरह अगर आपने 5-6 मिनट पहले जो है सैलेड वगैरह इस तरीके से चीज़ें खा ली हैं तो वो भी है। अगर थोड़ा सा गैप देंगे तो वो एपिटाइजर के तौर पर काम करेगा, वो और भी बढ़ाएगा। और आप लोगों की जो असाइनमेंट्स है इसकी कि रेसिपी सबकी हो गई हैं? जी सर। अच्छा, और कल की आप लोगों की असाइनमेंट उसी रेसिपीज को देखते हुए आप लोगों ने जो ज़्यादा जो पोर्शन यूज़ करना है न्यूट्रिएंट इंट्रैक्शन को देखते हुए, वो लाजमी देखना है आप लोगों ने हर चीज़ में। मीन कि अभी प्रैक्टिस होगी तो फिर हम रिकमेंडेशन में भी हमें चीज़ें याद इससे रहेंगी। क्या मतलब हमने मजीद रेसिपीज बनानी है? हाँ, हर डाइट प्लान की बनानी है आप लोगों ने रेसिपीज। नहीं मतलब असाइनमेंट क्या है समझ? असाइनमेंट्स यही है आप लोगों की कि आप लोगों ने 3 असाइनमेंट्स बनानी है ओबेसिटी को देखते हुए। मीन के आप देखें रेसिपीज बनानी है। रेसिपीज बनानी है। एक रेसिपी जो है वो 100 से लेकर जो है ना या 150 किलो कैलोरीज की हो, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो। मीन के ऐसे फाइबर फाइबर वगैरह ज्यादा हो, एनर्जी डेंस ना हो, मीन के न्यूट्रिएंट डेंस हो। तो ये आप लोगों ने 200 तक तो करना है। सही है। एक सर्विंग में तो सर एक इतनी ही बंदा आती है। आप देखें इसमें आप सीरियल्स वगैरह को डालें या नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, क्रैकर्स हैं, काफ़ी जब इसको आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ये कैलोरीज पूरी भी नहीं होते। जब हमें 2000 किलो कैलोरीज का डाइट प्लान बनाना पड़ जाए फिर वो हमें सोचना पड़ता है कि पूरा कैसे करें। तो इसी वजह से ये चीज़ें हैं। जब इसी तरह हमें लो की तरफ जाना पड़ता है कि इस तरीके से रखना है उनका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। आप भला 50 से स्टार्ट कर लें, मीन के जैसे आप सैलेड देते हैं तो मोस्टली वो इतना ही है। सैलेड का आप एक कप दें तो वो 25 किलो कैलोरी देगा, हाफ कप। हल्के रॉ 1 कप ही 25 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। तो इस तरीके से मिनिमम जितनी भी कैलोरीज कम से कम है रखनी है। ये आज का ये होगा, फिर हाँ उसके मुताबिक जो है नेक्स्ट डाइट प्लान। हाँ 3 सब ने अपने अपने बनानी है। सर इंजेक्शन भी तो लगाते हैं कुछ लोग ब्लड क्लास के। वो आप मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारा जो काम है ना, जो हमारी प्रैक्टिस है, तो वो है कि ज्यादा से ज्यादा हम नेचर के करीब रहें। सर वैसे मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी तो होता होगा अगर कोई फैट बिल्कुल यूज लेते हैं तो? बिल्कुल ऐसा है। उसमें ये होता है कि आपका मेडिसिन जितनी भी हैं ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करती है। जो आप देखें कि एक नेचुरल मेटाबॉलिक सिस्टम है, वो मेटाबॉलिक अब ये सबसे पहले ये है कि मेटाबॉलिज्म में होता क्या है ये बताएं। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो आप देखें कि अगर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली एनाबॉलिज्म भी इंक्रीज होगी। यस। और दूसरी बात यह है कि कैटाबॉलिज्म हो रही है कि एक सिस्टम है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसमें इंसुलिन हार्मोन्स भी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में रिलीज हो रहे हैं। एक हमारे लीवर जो है गॉल ब्लैडर है, बाइल रिमूव करता है, उसने मीन के पर सेकंड जो है ना 1 मिलीलीटर रिमूव करना। मेटाबॉलिज्म बढ़ गया है तो वो 2 करेगा, वो कहाँ जाएगा? अगर एक जो जैसे आपने कहा सेट पॉइंट है या फैट सेल एक बना हुआ है, हमारा जो स्ट्रक्चर नेचुरल तौर पे बना हुआ है, हर चीज काम भी फिर उसी तरीके से कर रही है। और सर अगर वो इस तरह की मेडिसिन लेने के बाद कुछ अर्से बाद उनको छोड़ दे फिर तो वो ज्यादा ही हो जाता है। वही है, उसका एक तो जो फायदा होता है वो भी खत्म हो जाता है और बॉडी भी डिस्टर्ब होती है। मीन क्या आप देखिए कि मेडिसिन वगैरह क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको फौरी रिलीफ के लिए है। आप सारी जिंदगी यूज करते रहें तो ठीक है, आपका वो ठीक है। अगर आपने नेचुरल पे आना है मेडिसिन को फिर रिमूव करके आप फिर नेचुरल के जितना करीब होंगे आप उतना लॉन्ग लाइफ फिर मेडिसिन से। अगर आप मेडिसिन को एज ए आप वो कहते नहीं है कि आज आप खुराक को जो है ना मेडिसिन के तौर पर यूज करें,
तो ताकि कल को जो है ना मेडिसिन को आपको खुराक के तौर पर यूज़ ना करना पड़े। तो यही फार्मूला है नेचर का। अब देखें कि पहले लोग जो है ये चीज़ें, जब ये था ना राइस आए तो काफ़ी लोग सबसे पहले होती थी आपके ये ज्वार बाजरा वगैरह, तो फिर गंदम आई। गंदम भी ऐसे वो घर वाली चक्कियाँ होती तो इतना ज़्यादा पिसाई नहीं होते थे, वो दाने या उस तरह वो नज़र आते थे। तो लोग जब इनमें फिर चक्कियाँ फैक्ट्रियाँ बनी तो बड़ा लोगों ने सपोर्ट किया उस चीज़ को कि हाँ भाई ये अच्छा आटा आ गया या इस तरीके से। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब दोबारा वाइट फ्लोर आया तो लोगों ने और उसे सपोर्ट किया कि हाँ भाई ये तो और भी अच्छा है कि वाइट भी है, नरम रोटी होती है या इस तरीके से। जब आप देखें कि लोग अब जितने भी अफोर्डिंग फैमिलीज हैं ना, जब भी मैंने उनसे पूछा कि आप जो है ना मल्टी ग्रेन यूज़ करें, वो कहते हैं हम आप पहले भी जो चोकर वगैरह ऐड कर रहे हैं अपने आटे में और चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से दुनिया शिफ्ट हो रही है ऐसा ऐसा। अब लोग जो है ना आपको बताएं कि सऊदी अरब में जो मिल्क है, पहले ये होता था कि जितनी इनके डब्बे वाला मिल्क महंगा था, तो अब जो ऑर्गेनिक मिल्क है, फ्रेश मिल्क है, वो महंगा हो गया। अब मीन के उसमें लिखा होता है कि हाँ भाई ये इतने दिन का प्रिजर्वेटिव है, ऑर्गेनिक कैटेगराइज हो गया है। पहले हालांकि खुद प्रमोट हुआ, मिल्क को ले लें या किसी वेजिटेबल को ले लें या मीट को ले लें, उन्हें प्रमोट किया, फार्मिंग को प्रमोट किया, सब कुछ किया कि हाँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, और लोगों ने भी उसको पसंद किया। लेकिन जब लोगों को पता चला कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, तो अब टोटल आज ढूंढ रहे होते हैं लोग ऑर्गेनिक चीज़ों को और उसके नेचर चीज़ को। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि कैसे एक जो है मीन के एक पाउ 50 मिलीलीटर का जो डब्बा है जो दूध का हमें मिलता है 30 रुपीज का, अगर वही हम खालिश दूध जाते हैं तो वो मिलता है आपको 120 kg, वो भी मिलकर 30 रुपीज का बनता है। तो जो इसकी कॉस्ट है वो कहाँ से पूरी होगी, और वो कैसे प्योर है और कैसे हेल्दी, और क्यों आप ये 30 रुपीज की बजाय ये आजकल जो प्योर है वो 40 तक भी चला गया है। तो जो मिल्क ऑर्गेनिक मिल्क है वो 150 को क्रॉस कर गया है कि हमें जो प्योर कहते हैं। वो कहता है कि डब्बे वाला नहीं, मैंने ये लेना है। ये नेचर ही है ना, नेचर के आप लोगों ने नेचर को फील करना शुरू कर दिया है, तो इसी वजह से लोग शिफ्ट हो रहे हैं। और हमारी भी एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि हम नेचर के ज़्यादा करीब हैं किसी डॉक्टर की निस्बत या किसी दूसरे लोगों की निस्बत, क्योंकि हमने बिल्कुल इसे स्टडी किया है कि हमारी डाइट पर क्या इम्पैक्ट है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसी के अंदर रह के डाइट प्लानिंग करें, लोगों को, कम्युनिटी को अवेयर करें। तो इंशाल्लाह इसको हम जारी रखेंगे। और क्या क्वेश्चन?